हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं अमन। और मैं हूं रोहन, और आज हम तोड़फोड़ करने वाले हैं एसएससी जेई के एक क्लासिक डिबेट की। हाँ, वो एक टॉपिक जहां सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है, द स्लेंडरनेस रेशियो। चलो अमन, आज इसे हमेशा के लिए सेटल करते हैं। शुरू करें। तो रोहन, सीधा उस सवाल पे आते हैं जो हर स्टूडेंट को परेशान करता है। यार, आईएस कोड टेबल में दो अलग अलग मेंबर्स के लिए मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू सेम यानी 180 क्यों है? एग्जैक्टली एक तो है अ प्योर कंप्रेशन मेंबर और दूसरा अटेंशन मेंबर, फिर भी वैल्यू सेम। भाई यही तो है सीबीटी 2 का असली ट्रैप। ठीक है, चलो सीधा कोड पर चलते हैं। ये देखो, आईएस 800 का टेबल 3, जो पहला हाइलाइटेड वैल्यू है ना 180, ये तो सबको मुंह जबानी याद रहता है। ये हमारा बेसलाइन है। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड केस। कोई भी मेंबर जिस पर सिर्फ डेड लोड या इम्पोज लोड की वजह से कंप्रेसिव लोड आ रहा है, उसके लिए हम आंख बंद करके वैल्यू 180 ले लेते हैं। सीधी सी बात है ना? ये तो सबने रट्टा मार रखा है। अरे रुको रुको अमन, इतना भी सिंपल नहीं है। अब जरा मेंबर आईआई पर नजर डालो। यहां साफ साफ लिखा है अटेंशन मेंबर और इसकी वैल्यू भी 180 है। अब बताओ, टेंशन मेंबर में बकलिंग का तो कोई डर ही नहीं, तो फिर उस पर स्लेंडरनेस लिमिट 180 क्यों लगाई है? यह है असली सवाल। बिल्कुल रोहन, तुमने बिल्कुल पॉइंट पकड़ा है। सारा राज इस एक फ्रेज में छिपा है, रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस। राइट, मतलब मेंबर है तो टेंशन वाला, लेकिन किसी खास लोड के कारण, और ध्यान देना ये विंड या साइज्मिक नहीं है, उस पर अचानक से कंप्रेशन आ गया। और जिस पल ऐसा हुआ वो एक कंप्रेशन मेंबर की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए कोड उसको सेफ्टी के लिए सेम 180 की लिमिट दे देता है। सिंपल एज दैट। ओके, अब इस गेम में एक नया ट्विस्ट डालते हैं। क्या होता है जब पिक्चर में विंड या साइज्मिक फोर्सेस की एंट्री होती है? हाँ, अब आया ना असली गेम चेंजर। क्योंकि इन लोड्स का नेचर टेम्पररी होता है, आईएस कोड भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और हमें ज्यादा फ्लेक्सिबल वैल्यूज देता है। अब नंबर्स बहुत बड़े होने वाले हैं। अब जरा ये चार्ट देखो। जो पहला बार है नॉर्मल कंप्रेशन का, वो 180 पर टिका हुआ है। लेकिन जैसे ही विंड या अर्थक्वेक लोड ऐड हुआ, देखो बार सीधा उछलकर 250 तक पहुंच गया। और सबसे बड़ा जंप तो देखो, टेंशन मेंबर में विंड या अर्थक्वेक से रिवर्सल होने पर वैल्यू आसमान छूकर 350 हो जाती है। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ये लोड्स परमानेंट नहीं है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए कोड कहता है थोड़ा रिस्क ले सकते हो, डिजाइन को इकोनॉमिकल बनाओ, और एक ज्यादा स्लेंडर मेंबर अलाउ कर देता है। चलो अब आते हैं उस मेंबर पर जिसकी लाइफ में सिर्फ टेंशन ही टेंशन है, यानी मेंबर व्यय, मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन। इसके लिए कोड सबसे जेनरस वैल्यू देता है पूरे 400। अब एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल, टेंशन मेंबर है, वो बकल तो करेगा नहीं, तो उस पर स्लेंडरनेस लिमिट है ही क्यों? सोचो सोचो, ये एक ब्रिलियंट सवाल है। इसका रीजन बकलिंग है ही नहीं। लिमिट इसलिए है ताकि मेंबर खुद के वेट से ज्यादा झुक ना जाए, यानी टू प्रिवेंट एक्सेसिव सैग, और ट्रांसपोर्टेशन के वक्त वाइब्रेशन से बचाया जा सके। सोचो ना, एक बहुत पतली और लंबी रस्सी वो बीच में से लटक जाएगी ना, बस वही रोकना है। अमन, अब एक चैलेंज। अब तक हमने जो भी पढ़ा उस सब का एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा केस जहां 400 की लिमिट भी अप्लाई नहीं होती। ये है वो आखिरी फंदा जहां सीबीटी 2 में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। परफेक्ट, इसका जवाब कोड में ही छिपा है। टेबल के फुटनोट 11 में कोड साफ कहता है, टेंशन मेंबर्स प्री-टेंशन्ड टू अवॉइड सैग नीड नॉट सैटिस्फाई द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो लिमिट्स। मतलब अगर हमने मेंबर को पहले से ही इतना खींच दिया कि उसमें सैग होने का चांस ही नहीं बचा, तो फिर 400 की लिमिट का कोई मतलब नहीं रह जाता। गेम ओवर फॉर द लिमिट। तो अब सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्रिस्टल क्लियर हैं। चलो अब थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आखिर बनता कैसे है? बिल्कुल, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के क्वेश्चन स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। चलो देखते हैं ये कैसे बिल्डअप होता है। देखो, सीबीटी 1 में आपसे बिल्कुल डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड सवाल पूछा जाएगा। कंप्रेशन मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? जवाब 180। खत्म। लेकिन सीबीटी 2 में आपको एक पूरी सिचुएशन दी जाएगी। एक रूफ ट्रस का टाई मेंबर है जिस पर विंड लोड की वजह से स्ट्रेस रिवर्सल हो रहा है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा? अब यहां सोचना पड़ेगा। टाई मेंबर मतलब टेंशन मेंबर, विंड लोड रिवर्सल मतलब वैल्यू होगी 350। देखा डिफरेंस? यही लेवल अप है। चलो अब इस सारी थियोरी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में डालकर देखते हैं। सोच लो हम एक रूफ ट्रस डिजाइन कर रहे हैं। परफेक्ट आइडिया है। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में रिवाइज हो जाएंगे। ओके, चलो इस ट्रस्ट को मेंबर बाय मेंबर बनाते हैं।
रोहन, टॉप कॉर्ड हमेशा कंप्रेशन में, वैल्यू क्या होगी? सिंपल, हमारा स्टैंडर्ड केस 180 सही है। अब बॉटम कॉर्ड यानी टाई मेंबर हमेशा टेंशन में, मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ टेंशन मेंबर 400। अब आते हैं ट्रिकी पार्ट पे, द डायगोनल्स। यहां विंड के कारण स्ट्रेस रिवर्सल हो सकता है, तो रोहन कौन सा नंबर इस्तेमाल करेंगे? ये है क्लासिक CBT2 ट्रैप, स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू विंड, वैल्यू सीधा जंप करेगी 350 पर, परफेक्ट। और आखिर में वो स्पेशल प्रीटेंशन सैग रॉड, अरे उस पे तो कोई रूल ही अप्लाई नहीं होता, लिमिट नॉट एप्लीकेबल, बिल्कुल साफ। चलो अब टाइम है टॉपर्स रैपिड फायर रीकैप का। 3 वैल्यूज, 3 मेमोरी ट्रिक्स, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। रेडी हो? लेट्स गो। सबसे पहले 180, ये है हमारा स्टैंडर्ड कंप्रेशन मेंबर। इसे ऐसे याद रखो, एक सोल्जर बिल्कुल सीधा 180 डिग्री पर अटेंशन में खड़ा है, स्ट्रेट एंड अंडर कंप्रेशन, वैल्यू 180। अगला नंबर 350, ये है टेंशन मेंबर विथ स्ट्रेस रिवर्सल ड्यू टू विंड स्लैश अर्थक्वेक। इमेजिन करो एक रूफ ट्रस का पतला सा टाई मेंबर जिसे तेज हवा यानी विंड धक्का दे रही है और वो अचानक से कंप्रेशन में आ गया है, वैल्यू 350। और आखिर में 400, ये है प्योर टेंशन मेंबर। इसे ऐसे इमेजिन करो, एक बहुत लंबी रस्सी जो कि एक टेंशन मेंबर है, जिसे हमें बीच में से लटकने यानी सैग करने से रोकना है। जितनी लंबी रस्सी उतनी ज्यादा लिमिट, द हाईएस्ट वैल्यू 400। तो अमन, हमने सारे नंबर्स तो क्रैक कर लिए, लेकिन आखिरी सवाल ये है, क्या स्लेंडरनेस रेशियो सिर्फ एक नंबर है जो एग्जाम के लिए रटना है, या फिर ये एक स्मार्ट इंजीनियर का सीक्रेट वेपन है जो सेफ्टी और इकोनॉमी को परफेक्टली बैलेंस करता है? हमारा तो मानना है कि ये एक वेपन है। आप क्या सोचते हैं? इस पर जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट।